जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल एकलव्य एकेडमी के अंदर। आज हम लोग जीएस का एक टॉपिक लेंगे, यूएनओ, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग यूएनओ चालू करने से पहले ये समझेंगे कि यूएनओ की स्थापना क्यों करनी पड़ी थी, यूएनओ की स्थापना कैसे हुई और क्या था लीग ऑफ नेशन, क्यों लीग ऑफ नेशन असफल हुआ था, जिसकी वजह से उसमें पुनर्विचार करके उसे यूएनओ में कन्वर्ट करना पड़ा था। तो उसके लिए हम लोग चालू करते हैं। तो आ जाइए, देखो आप लोगों को सबको पता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो 1914 से 1918 तक चला था। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो टाइम था वो 1914 से 1918 तक चला था। तो वो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो आप जानते हो कि वर्साई की संधि 28 जून 1919 को ख़त्म हुआ था। देखो मेरी बात, तो वर्ल्ड वॉर जब फर्स्ट हुआ था इसमें ज़्यादा देशों ने भाग तो नहीं लिया था, लेकिन उसका जो असर था वो पूरी दुनिया में पड़ा। पूरी दुनिया में इस चीज़ का असर हुआ। पूरी दुनिया में व्यापार को लेकर उसको, मतलब उसकी जो व्यापार था, संगठन था, सामाजिक व्यवस्था थी, सब चीज़ खराब हो चुकी थी। उस वजह से उस टाइम पर अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुड्रो विल्सन। अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुड्रो विल्सन 1919 के समय। तो इस वुड्रो विल्सन ने एक संघ के बारे में सोचा जिससे कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड ना हो और दुनिया में शांति का एक स्तंभ बना रहे। तो इन्होंने लीग ऑफ नेशन के बारे में सोचा और लीग ऑफ नेशन की इन्होंने, जिसे हम राष्ट्रीय संघ कहते हैं, उसकी स्थापना इन्होंने कर दी। ठीक है, तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना करने के बाद में हुआ क्या कि लीग ऑफ नेशन का क्या उद्देश्य था? लीग ऑफ नेशन का उद्देश्य था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होने देना है। लीग ऑफ नेशन का उद्देश्य था सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होने देना है। हुआ क्या? अब देखो लीग ऑफ नेशन करता क्या था। एक तो व्यापार को बढ़ावा देता था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, WTO में, लेकिन वो इस टाइम पे नहीं था, मैं आपको बताऊंगा। एक तो सबसे पहले वो व्यापार को बढ़ावा देता था, दूसरा मजदूरों को बढ़ावा देता था, लेबर यूनियंस को। उसके बाद इसका जो मुख्यालय था वो स्विट्जरलैंड के अंदर जेनेवा में है। ठीक है, अब सुनना मेरी बात। इसीलिए अधिकतर जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं या ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो कार्यालय है वो स्विट्जरलैंड के अंदर, जेनेवा के अंदर है। ऐसा क्यों? क्योंकि लीग ऑफ नेशन की शुरुआत वहीं से हुई थी। इसीलिए जो WTO का है, WHO का कार्यालय है, वो भी जेनेवा के अंदर ही है। तो कारण यही है जेनेवा के अंदर सारे कार्यालय होने का, लीग ऑफ नेशन। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ था, ये फूड और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की भी ध्यान रखता था। विश्व में खाद्यान्नों की कमी ना हो, कहीं किसी गरीब देश में खाद्यान्न कैसे पहुंचाया जाए। अब लीग ऑफ नेशन तो बन गया है ना, तो भैया अब ये असफल क्यों रहा? क्यों हमें यूएनओ की स्थापना करनी पड़ी? इसके अंदर बदलाव करके आइए वो जानते हैं क्या हुआ था। इसकी असफलता का कारण सुनना, मतलब पहला कारण क्या था? पहला इसके असफलता का कारण क्या था? इसके सदस्य बनने के, इसकी मतलब जो लीग ऑफ नेशन है उसकी सदस्यता लेने के लिए जिस देश को लीग ऑफ नेशन का सदस्य बनना था उस देश को अपनी संसद में एक प्रस्ताव पारित करना पड़ता था। अगर वो प्रस्ताव बहुमत से पारित हो जाता था, साधारण बहुमत से, उसी के बाद वो लीग ऑफ नेशन के सदस्य बन सकते थे। देखो, जिस अमेरिका के राष्ट्रपति ने लीग ऑफ नेशन के बारे में सोचा था उसी की खुद की संसद में ही ये प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। तो क्या हो गया? ये तो एक पहला कारण हो गया जिसने संस्था जो इसकी स्थापना करने के पीछे थे, जिन्होंने सोचा था, वो भी इसके अंदर नहीं जा सके, इसका सदस्य नहीं बन पाए क्योंकि इन्होंने प्रस्ताव पारित नहीं किया था। इवन प्रस्ताव इनके संसद में भी पारित नहीं हुआ था। तो फिर क्या हुआ? इसके एक तो ज़्यादा सदस्य भी नहीं थे इस वजह से। अब देखो हुआ क्या था कि सेकंड कारण क्या था? दूसरा कारण ये था कि जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था तब लीग ऑफ नेशन को बोलना चाहिए था कि आपने गलत किया। लीग ऑफ नेशन का काम ही है कि वर्ल्ड वॉर को रोकना। तो अगर कोई देश दूसरे देश पर हमला कर रहा है, मतलब धीरे धीरे अगर उस चीज़ को नहीं रोका जाता है, अगर उस पर वर्ल्ड का प्रेशर नहीं डाला जाता है, तो वो हो सकता है वर्ल्ड वॉर में भी कन्वर्ट हो सके। तो इसमें क्या चीज़ थी कि जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया तो लीग ऑफ नेशन उस टाइम पे कुछ नहीं बोला, चुप रहा। इवन उसके बाद जब जर्मनी ने फ्रांस के कुछ एरिया को अपने अंदर किया तब भी
लीग ऑफ नेशन कुछ नहीं बोला। उसके बाद में बाल्टिक देश पर हमला किया जर्मनी ने, फिर भी कुछ नहीं बोला। तो अल्टीमेटली जिस टाइम पे जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया और रशिया पर आक्रमण किया, उसके बाद से इनका वर्ल्ड वॉर सेकेंड चालू हो गया। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड चालू हो गया। अब सुनना, लीग ऑफ नेशन का यहीं अस्तित्व समाप्त हो गया। अब लीग ऑफ नेशन का अस्तित्व यहीं समाप्त होने का पहला और इम्पोर्टेंट यही कारण था कि उसका उद्देश्य था कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड नहीं होने देना है। लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकेंड तो शुरू हो चुका था। 1939 से लेकर 1945 तक वर्ल्ड वॉर चला था। वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो लीग ऑफ नेशन का औचित्य समाप्त हो गया, बिल्कुल एकदम शून्य हो गया। अब 1945 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, ठीक है, उसके बाद में उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट उस समय जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस टाइम पे जब वो खत्म हुआ था, तब अमेरिका के उस टाइम पे राष्ट्रपति कौन थे? फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। तो फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने बोला कि लीग ऑफ नेशन में हमें सुधार करने की जरूरत है कुल मिला के। तो इन्होंने यूनाइटेड नेशन, इसका नाम इन्होंने यूएनओ रख दिया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी यूएन भी है, यूनाइटेड नेशंस भी है, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। इसका उद्देश्य है, यूएनए का भी उद्देश्य यही है कि तीसरा वर्ल्ड वॉर नहीं होने देना। अब तक तो हुआ नहीं है, ठीक है, तो ये अपने उद्देश्य पर अमल है यूएनओ। तो इस यूएनओ को समझने से पहले ये चीज़ जानना जरूरी था कि यूएनओ की स्थापना करने की क्या जरूरत पड़ी और क्यों उसको स्थापना की गई और क्या उसका उद्देश्य था। तो हमने ये चीज़ समझी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकेंड से कि लीग ऑफ नेशन से यूएनओ फिर कैसे आया। अब फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा यूएनओ क्या चीज़ है, उसके क्या 6 अंग है, महासभा, न्यास, मतलब समाजवाद, सिक्योरिटी काउंसिल, सबसे इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको ये सब बताऊंगा, आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में यूएनओ के आपको 6 टाइप्स बताऊंगा क्या क्या है और क्या है यूएनओ। ओके, जल्दी से ले लीजिए इसका टाइम। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि यूएनओ क्या है, ठीक है। इससे पहले अपन ने समझा था कि यूएनओ को अपन ने कैसे, यूएनओ का गठन हुआ था, किस कारण से हुआ था, तो इसका उद्देश्य भी हम जानते हैं यूएनओ का क्या है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर को नहीं होने देना। अब सुनो, यूएनओ का जो ज्यूरिडिक्शन होता है ना, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में लागू होता है, मतलब ये पूरी दुनिया का भी, इसमें एक संसद भी होती है, सेक्रेटरीट भी होता है, सामाजिक आर्थिक न्याय भी होती है, ऐसे देश समझते हैं। देखो सबसे पहले अपन ये समझते हैं यूएनओ को क्या 6 भाग हैं यूएनओ के। पहला भाग इसका है महासभा, जो कि पूरी दुनिया की एक संसद होती है ना, वो है। कुल मिला के इसका अपन मतलब समझे तो महासभा के अंदर 193 सदस्य हैं, हर देश से एक सदस्य, मैक्सिमम 5, ठीक है। 193 सदस्य हैं इसके अंदर, महासभा के अंदर, और इसकी जो बैठक होती है वो वर्ष में एक बार यानी सितंबर के टाइम पर होती है। उसके बाद में विश्व का लघु संसद कहते हैं। यूएनओ की संसद को हम किस नाम से जानते हैं? अन्य नाम से, विश्व का लघु संसद। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि इसका जो संसद का जो अध्यक्ष होता है, उसकी जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष होता है, ठीक है। विश्व में एक बार इसकी बैठक होती है सितंबर के टाइम पर। 193 इसके सदस्य हैं, लघु संसद कहा जाता है विश्व का। और इम्पोर्टेंट बात, पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी महासभा की? यूएनओ के महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी हमारी भारत की विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। हमारी भारत की विजय लक्ष्मी पंडित महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। चलिए आगे, सेकंड पार्ट इसका क्या है? एक न्यास, यानी कि एक ट्रस्ट है। ये क्या काम करता है? ये कुछ देशों का एक ऐसा संगठन है जो यूएनओ के लिए पैसे जुटाता है, ठीक है। यूएनओ के लिए पैसे जुटाता है, जैसे सबसे ज़्यादा अमेरिका देता है। भारत टॉप 25 के अंदर आता है 21वें नंबर पर, 22वें नंबर पर, सॉरी, जो इंडिया है वो। भारत की तरफ से पैसा जाता है लगभग 0.83% या फिर अप्रोक्स हम इसे कहें तो 1%, ठीक है। 1% के आसपास बजट जाता है, जो कि खासा बहुत कम है। जो अमेरिका है उसके यहाँ से 22% का जाता है बजट जो है वो। तो ये होता है न्यास, इसका ट्रस्ट। यूएनओ का जो पैसा संभालती है, यूएनओ का लिए पैसे जुटाती है, वो है। अब हम समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसकी भी एक न्यायालय भी है, मतलब इसका भी एक कोर्ट है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसे हम कहते हैं, उसका जो कार्यालय है वो नीदरलैंड के हेग में है। इसका जो कार्यालय है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यूएनओ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? तो हेग नीदरलैंड के अंदर। इसके अंदर कितने? 15 जज होते हैं। 15 जज के अंदर इनका जो प्रति जज का जो कार्यकाल होता है, प्रत्येक जज का, वो होता है 9 साल। 15 जज होते हैं, उनका कार्यकाल होता है 9 साल।
अभी भारत के यहाँ पर दलवीर सिंह भंडारी जो है, भारत के दलवीर सिंह भंडारी जो है वो यहाँ पर एक जज है 15 में से एक, जो कि ब्रिटेन के जज को हराकर यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये हो गया इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब हम लोग चलते हैं इसका सचिवालय क्या है, सेक्रेटरेट। तो जो सचिवालय है उसमें क्या होता है, देखो यूएनओ की देखरेख करता है सचिवालय, पूरी यूएनओ की जो देखरेख करता है इन सब की वो करता है वो सचिवालय। वो सचिवालय जो होता है वो महासचिव के अंडर में कार्य करता है, ठीक है। जो सचिवालय होता है वो महासचिव के अंडर में कार्य करता है, और महासचिव वर्तमान में यूएनओ का जो महासचिव है वो है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पोर्तुगल के हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, महासचिवालय जो होता है वो यूएनओ की देखरेख करता है पूरी तरह से, आर्थिक पूरी हमें हर जगह से उनकी देखरेख करता है, सभी का ध्यान वगैरह रखने का काम। उसके बाद में इसका सचिवालय जो होता है वो महासचिव के अंडर में कार्य करता है। वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस जो कि हैं पोर्तुगल के, वो भी यहाँ के महासचिव हैं, ठीक है। अब आते हैं हम इसके चौथे पार्ट पे, जो कि है सामाजिक आर्थिक न्याय। सामाजिक और आर्थिक न्याय मतलब दुनिया में भेदभाव, समाजवाद, सामाजिक न्याय, ये सब देखने का काम इनका है। न्यायालय नहीं, सामाजिक न्याय में भेदभाव की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो पूरी दुनिया में सामाजिक भेदभाव दूर करने का काम कौन करता है, ये सामाजिक एवं आर्थिक न्याय। कैसे, अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती है। एक तो आईएलओ होता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो मजदूरों का ख्याल रखना इसके अंडर में आता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, मतलब विश्व में किन गरीब देशों में या कहीं पर भी खाद्यान्न की कमी होना, ये कमी नहीं होने देना, ये इस फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि सामाजिक आर्थिक न्याय के अंदर आता है। इसी के अंदर यूनेस्को आता है। अब यूनेस्को, शिक्षा को बढ़ावा देने का काम यूनेस्को का है। इसके द्वारा साइंस के अंदर कलिंग पुरस्कार भी दिया जाता है, साइंस में यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। प्लस यूनेस्को का जो कार्य है वो है विश्व में शिक्षा को बढ़ावा देना, और यूनिसेफ का काम है विश्व में बच्चों की शिक्षा यानी बच्चों को बढ़ावा देना, यानी चाइल्ड लेबर नहीं हो या बच्चों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ये काम जो बच्चों के लिए जो ध्यान रखता है वो है यूनिसेफ का काम करता है, जो सिंपल लैंग्वेज जो हम समझ सकते हैं। तो ये इसके अंदर आता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि इसका सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन आता है यूएनओ का, वो है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। अब सुरक्षा परिषद को हम क्या कहते हैं, पॉलिसमैन ऑफ वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है सुरक्षा परिषद को। सुरक्षा परिषद जो होती है उसके अंदर 15 मेंबर्स होते हैं। 15 में से 10 मेंबर्स होते हैं वो अस्थायी होते हैं, और 5 मेंबर्स होते हैं वो स्थायी होते हैं। तो जो 10 मेंबर्स अस्थायी होते हैं उनका कार्यकाल 2 वर्ष रहता है। भारत इसका अभी सदस्य नहीं है, भारत सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर सदस्य नहीं है। भारत 2012 में हुआ करता था। इसका चुनाव जो होता है वो 10 सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा हर साल 2 साल बाद में होता है, और इनका जो मतलब सिलेक्शन का क्राइटेरिया वो अल्फ़ाबेट के थ्रू, जैसे आई है वो लेट आएगा, ए वाला पहले आएगा, ये अल्फ़ाबेट के थ्रू इसका सुरक्षा परिषद का जो रहता है अंदर सदस्यता का कार्य। अब जो इसमें 5 मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स कौन कौन से हैं, वो है स्थायी सदस्य। अब वो स्थायी सदस्य कौन कौन है, देखो अगर अपन मैप से समझे तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सुनना, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इधर से आ जाए रशिया, चाइना, ठीक है, और उसके बाद में क्या कहते हैं, ये इधर से रशिया और चाइना हो गया, इधर से हो गया फ्रांस। सुनो मेरी बात फिर से, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, चाइना, इस साइड से रशिया, चाइना, इधर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, ठीक है। ये हो गए 5 इसके स्थायी सदस्य, जिनके पास में क्या है, वीटो पावर। अब वीटो पावर होती है वो बहुत बड़ी पावर होती है। मतलब क्या होता है वीटो के अंदर, अगर किसी चीज़ के ऊपर डिसीजन लेना होता है यूएनओ को, अगर वो डिसीजन उन्होंने ले लिया और पूरी दुनिया एक तरफ है, ये लोग सब मान गए हैं कि वो डिसीजन सही है, लेकिन वो 5 में से कोई भी एक सदस्य कह देता है, 5 जो कि चाइना, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, इनमें से अगर कोई भी एक जना वीटो लगा देता है कि भैया हम ये चीज़ नहीं मानते, तो वो पूरी दुनिया एक तरफ क्यों ना हो जाए, वो चीज़ लागू नहीं होगी। ऐसा यूएनए के संविधान में लिखा हुआ है। जो 5 सदस्यों को वीटो पावर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है वीटो पावर, ठीक है। आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अपन और समझते हैं सुरक्षा परिषद को ध्यान से। उसके बाद अपन समझते हैं कि भारत को एक स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, नेगेटिव पॉइंट्स उसके क्या हैं कि वो क्यों नहीं मिल रही है और क्यों उसे मिलेगी, इस चीज़ को मैं आपको भी समझाऊंगा। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपन सुरक्षा परिषद को ढंग से समझते हैं, ठीक है। ओके, फटाफट ले लीजिए। चलिए हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है। एक सेकेंड।
चलिए हम लोग समझते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, अपने इस चीज़ के अंदर क्या दिक्कत आ रही है, मतलब कि यूएनओ में इंडिया को सदस्यता क्यों नहीं मिल रही है ये भी हम जानते हैं, प्लस इंडिया को क्या दिक्कत आ रही है, मतलब 5 स्थायी सदस्यों के पास में क्या पावर है और अस्थायी सदस्यों का चुनाव कैसे होता है ये हम समझते हैं। तो चलो सबसे पहले इसमें क्या कहना है, जो इसके जो अस्थायी सदस्य होते हैं ना, वो अस्थायी सदस्य जो होते हैं वो इलेक्शन के थ्रू सिलेक्शन होता है इनका। अब इसका क्या करती है, सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा कुछ देशों का एक संगठन पूरा बनाया जाता है, उन देशों को सेलेक्ट करके ये लोग महासभा में भेजते हैं। अब साधारण बहुमत से अगर महासभा में 121 वोटों के साथ में ये पारित हो जाता है तो फिर उन्हें अस्थायी सदस्यता 10 के अंदर उन्हें ऐड कर लिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो 5 स्थायी सदस्य होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, जो 5 स्थायी सदस्य होते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट काम उन्हीं का है। तो वो क्या चीज़ करते हैं, देखो मैंने अभी बताया था आपको, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना और रशिया, ये है इसके 5 स्थायी सदस्य जिनके पास में एक वीटो पावर है। सबसे ज़्यादा वीटो पावर का यूज़ किसने किया, रशिया, क्योंकि वो हमारा दोस्त भी है, या कुछ हमारे लिए भी कुछ ऐसी कुछ गलत चीज़ आ रही हो जिसका हम पर गलत असर पड़े, जिस वजह से भी रशिया ने बहुत बार वीटो पावर का यूज़ किया। अब देखो सबसे पहली बात, अब भारत को वीटो मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, और वैसे तो हम तो चाहते ही हैं मिलना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं मिल रहा है और क्यों उसे मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा है वीटो, उसका जो पहला कारण है, एक तो उन्होंने एनपीटी पर साइन नहीं किए। अब भैया एनपीटी क्या है, तो एनपीटी का रूल ये कहता है कि इसके थ्रू, इसके अंतर्गत केवल जो 5 स्थायी सदस्य हैं वही परमाणु बम रख सकते हैं, उसके अलावा कोई भी देश परमाणु बम नहीं रख सकता। ठीक है, पहली बात ये। अब दूसरी बात क्या, सीटीबीटी। अब सीटीबीटी क्या है, सीटीबीटी का मतलब है कि 5 देशों के अलावा कोई भी देश परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता। आप सब जानते हैं भारत ने 2 बार परमाणु परीक्षण किया है। पहला 18 मई 1974 सिक्योरिटी कोड के थ्रू, क्या था वो, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। ठीक है, दूसरा 11 या 13 मई 1998 को शक्ति 98 के नाम से पोखरण जैसलमेर के अंदर इन्होंने किया था। तो ठीक है, इसलिए इन्होंने भी इस पर साइन नहीं किए। तीसरा आता है महत्वपूर्ण, कश्मीर का इशू। बात ये आ जाती है, जब भी कश्मीर के इशू पे बात होती, चाइना वीटो लगा देता है, क्योंकि चाइना के पास तो एक वीटो पावर है, एंटी नेशन कंट्री है वो हमारी। अब सुनो मेरी बात, अब यूएनए के रूल के हिसाब से ये चीज़ जब इंडिया नहीं मान रही है, तो सदस्य कहते हैं कि आप यूएनए के रूल्स को नहीं मानते तो आपको स्थायी सदस्यता कैसे दे दी जाए। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें आ रही है। उसके बाद में यूएनओ में जो भारत का बजट है वो भी कम है। ठीक है, अब बजट कम है ये तो आप समझ रहे हो, लेकिन भारत ने यूएनओ के लिए क्या क्या किया वो मैं आपको बताऊंगा, जिससे ये बजट कोई मान्य नहीं रखता है कुल मिला के। देखो अब क्यों सदस्यता मिलनी चाहिए, सदस्यता क्यों मिलनी चाहिए। सबसे पहले तो यूएनओ के हम संस्थापक सदस्य हैं, जब से वो बना था तब से ही हम उसके सदस्य हैं। इवन 1945 के टाइम पे जब हम गुलाम थे अंग्रेजों के, उस टाइम पर भी हमने इसकी सदस्यता ली थी। सबसे पहला पॉइंट ये। ठीक है, दूसरी पॉइंट ये कि आतंकवाद को बढ़ावा, यूएनओ का मानना है कि कोई भी देश आतंकवाद को बढ़ावा ना दे, आतंकवाद का जन्मदाता आप सब जानते हैं अच्छे तरह से, हमारा भारत देश कभी भी यहाँ से किसी भी आतंकवादी संगठन का जन्म नहीं हुआ, हमने कभी किसी आतंकवाद को जन्म नहीं दिया है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है, देखो 1993 के अंदर जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, उस टाइम पे इंडिया एक पोलियो स्टेट के नाम से जाना जाता था, पोलियो स्टेट। ठीक है, बीमारी। आज इंडिया क्या है कि पोलियो और मलेरिया की दवाई यूएनओ को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, और सबसे बड़ी बात पोलियो और मलेरिया की वो फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई दे रहा है, ये भी एक मजबूत पॉइंट बनता है सदस्यता के लिए। अब सबसे ज़्यादा सैन्य सहायता, सुन लो मेरी बात, लास्ट पॉइंट। अब इसमें क्या होता है कि यूएनओ को जब भी किसी देश के अंदर संविधान की व्यवस्था करनी होती है, या वहाँ पर आतंकवाद को ख़त्म करना होता है, या उसके लिए सैनिक सहायता या सैन्य सहायता जिसे हम कहते हैं, अगर उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा सैन्य सहायता अगर कोई यूएनओ को प्रदान करता है तो वो है हमारा भारत और बांग्लादेश। इसीलिए ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है इंडिया को कि वीटो पावर दी जाए। अब इंडिया को वीटो पावर देने में क्या दिक्कत आती है, सबसे बड़ी दिक्कत ये आ जाती है कि कश्मीर का इशू उठता है हमेशा। उसमें क्या होता है कि पाकिस्तान ने यूएनओ में कश्मीर के इशू को इतनी बार उठाया जिससे यूएनओ ने क्या किया, एक आयोग का गठन किया कश्मीर की जांच के लिए। उस आयोग का क्या नाम था, डिक्सन आयोग। डिक्सन आयोग क्या कहता है कि कश्मीर की जांच के लिए वो गया। अब डिक्सन आयोग का क्या कहना है अपनी रिपोर्ट में, यह कहना है कि जो कश्मीर विवाद है वो भारत और पाकिस्तान का आपसी क्षेत्रीय विवाद है, ना कि
मतलब यूएनओ के अंदर। तो यूएनओ के अंदर किसी भी क्षेत्रीय विवाद को आप नहीं ला सकते। तो जब भी कोई ये बात आती है तब भारत बोल देता है कि आप कश्मीर इश्यू को नहीं लाइए क्योंकि वो हमारा एक क्षेत्रीय पर्सनल विवाद है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, भारत को अगर वीटो मिल गया तो अक्साई चीन और पीओके जो है वो भारत पूरी तरह से अपने अंदर ला सकता है वीटो पावर लगा के। चाइना जो है वो एंटी नेशन कंट्री इसीलिए है, चाइना हमेशा वीटो इसीलिए लगा देता है इस चीज़ में क्योंकि चाइना को पता अगर इसके हाथ में वीटो पावर आ गई तो वो हमारा जो अक्साई चीन भाग है और ये पीओके जो इन्होंने हथियाया है वो ये ले जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है वीटो पावर के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। इसके आगे मैं आपको और समझाऊंगा कि विरोध क्या हो रहा है, क्या विरोध के मतलब क्या कारण हो रहा है, और MTCR क्या होती है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन और रिकॉग्नाइजेशंस। तो MTCR के अंदर क्या होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं MTCR की डिटेल्स यहाँ पर दूंगा आपको और उसे मैं समझाऊंगा और कैसे चाइना को के साथ में हम डील कर सकते हैं MTCR के थ्रू, जिससे कि चाइना हमें वीटो पावर देने में वीटो नहीं लगाए कभी भी जब ये बात यूएनओ में उठे। ठीक है, इसको पहले फटाफट ले लीजिए, इसके बाद में मैं आपको MTCR के बारे में समझाता हूँ और भारत कैसे चाइना को वीटो पावर देने में सहायता कर सकता है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि चाइना एंटी नेशन कंट्री से नेशन में भी आ सकता है MTCR के थ्रू, वो कैसे, ये उसका एक सुझाव है। ठीक है, आप इसको फटाफट लिख दीजिए, इसका मैं आपको देता हूँ। नेक्स्ट, चलिए आइए हम लोग समझते हैं MTCR क्या है और कैसे MTCR के थ्रू चाइना भारत का विरोध नहीं कर सकता है, जिसमें भारत उसके साथ डील कर सकता है वीटो के लिए। तो वो क्या चीज़ है, देखो MTCR क्या होता है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन। अब इसके अंदर क्या होता है कि पूरी दुनिया में ये जो MTCR होता है पूरी दुनिया में मिसाइलों का कंट्रोल इसके हाथ में रहता है। इसका ऐसा कहना है कि जितनी भी घातक मिसाइलें हैं वो दूसरे देशों में नहीं बेच सकते, सिर्फ इसके सदस्य ही बेच सकते हैं। अब इसमें क्या है कि जो भारत है वो MTCR का सदस्य है लेकिन चाइना उसका सदस्य नहीं है। इसके अंदर भारत को वीटो पावर है, चाइना को नहीं है, इसीलिए इसमें भारत डील कर सकता है। देखो चाइना भी बहुत अच्छे मिसाइल वगैरह बनाता है, एयरक्राफ्ट्स बनाता है, लेकिन चाइना के पास में इसके अंदर वीटो नहीं है। तो कुल मिला के ये हो सकता है कि वो भारत चाइना से ये डील कर सकता है कि हम आपको इसमें वीटो देते हैं और आप हम यूएनओ के अंदर वीटो की बात कर सकते हैं। ये चीज़ के अंदर प्रस्ताव रख सकता है अगर भारत चाहे तो चाइना के साथ में। अब दूसरा क्या है कि ब्रिटेन जो है उसने तो भाई ऐसा कहा था, ये तो चाइना की बात हो गई। अब ब्रिटेन ने तो ये तक कह दिया कि भारत को सदस्यता तो मिलेगी लेकिन उसे वीटो पावर नहीं मिलेगी। अरे भाई, सदस्यता मिल जाए और वीटो पावर ना मिले तो फिर मतलब ही क्या उस सदस्यता का? उसका सदस्यता का मेन जो वो है उसका वीटो पावर ही तो उसकी मेन पावर है। ये 5 ही तो देश है जो यूएनओ को अपने घोड़े पर बिठाकर दौड़ा रहे हैं, है ना। तो इसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, एक तो ये G4 होता है, संगठन नाम है, G4 संगठन है जिसके अंदर इंडिया, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और जापान होते हैं। इस संगठन का कहना है कि हमें वीटो पावर मिलनी चाहिए, जिसके अंदर सबसे प्रबल दावेदारी इस वक्त इंडिया की है वीटो पावर के लिए। इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रबल दावेदारी है इंडिया की वीटो पावर के अंदर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, चलो ये तो हमने समझ लिया कि वीटो मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, वीटो पावर क्या है, यूएनओ के अंदर कितने देशों को अस्थायी है, कितने स्थायी हैं, यूएनओ के अंग क्या थे जो हमने पढ़े। अब हम लोग जानते हैं यूएनओ के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी अलाउड है, कौन कौन सी लैंग्वेज अलाउड है। तो सबसे पहले एक तो इंग्लिश, फ्रेंच, अरेबिक, रशियन और स्पेनिश। ठीक है, ये और चाइनीज़, ये 6 लैंग्वेज है जो कि यूएनओ के अंदर बोल सकते हो आप, मतलब आपको अलाउड है। मतलब ये इंग्लिश, फ्रेंच, अरेबिक, रशियन, स्पेनिश और चाइनीज़, तो ये तो आपकी बोलने के लिए ये लैंग्वेज अलाउड है। प्लस जो कार्यकारी भाषा है जिसे हम ऑफिशियल रिटर्न वर्क जो यूएनओ का होगा वो इंग्लिश में होगा और फ्रेंच में होगा। एक तो इंग्लिश लैंग्वेज में, एक फ्रेंच लैंग्वेज, जो ऑफिशियल रिटर्न वर्क सिर्फ 2 लैंग्वेज में, बाकी 6 भाषा अलाउड है। चाइनीज़ भाषा जिसे हम मंडारिन भाषा भी कहते हैं। उसके बाद में क्या होता है, सबसे जो नई भाषा इसमें जोड़ी गई है यूएनओ के अंदर वो है अरेबिक लैंग्वेज, जो मिडिल ईस्ट की लैंग्वेज होती है ना, अरेबिक लैंग्वेज। इसको भी अपन इंग्लिश, फ्रेंच, उसके बाद में जो मिडिल ईस्ट अपना ये एक तो अपना इंग्लिश यहाँ पर आ जाता है, ये ब्रिटेन में भी इंग्लिश चलती है, उसके बाद में यहाँ फ्रेंच, उसके बाद में ये जो बीच का एरिया होता है मिडिल ईस्ट का उसमें अपने अरेबिक लैंग्वेज है, उसके बाद उधर चाइनीज़ है, उधर रशियन है। ठीक है, तो ये चीज़ अपन समझ सकते हैं इससे। और अब आप यूएनओ के लिए ये चीज़ इनफ है, मोर देन। आपको मैंने यूएनओ के बारे में हर चीज़ समझा दी है लगभग जितना हो सकता है।
जो कि मोर देन इनफ है, ठीक है, यूएनओ के लिए। अगर आपको कोई इसमें से प्रश्न पूछता है तो आप समझ सकते हो आराम से, आप इसको कहानी की तरह हमें इसे समझना था। इसकी हम लोगों ने हिस्ट्री देखी, सबसे पहले ये कहाँ से लीग ऑफ नेशन से यूएनओ बना, कैसे 5 सदस्यों के पास में वीटो है, किस 10 सदस्यों के पास में वीटो नहीं है, कौन भारत का न्याय में कौन है, विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी पहली अध्यक्ष। उसके बाद में हमने भारत को जाना कि वीटो क्यों नहीं मिल रहा है और क्यों उसे मिलना चाहिए। उसके बाद में क्या विरोध चल रहा है यूएनओ के अंदर भारत को लेकर कि उन्हें वीटो क्यों नहीं दिया जा रहा, एनपीटी सीटीपीटी जो मैंने आपको बताया। उसके बाद में हमने जाना कि एमटीसीआर क्या होता है, एमटीसीआर के बाद में हमने जाना ऑफिशियल लैंग्वेज उसके अंदर क्या होती है, G4 संगठन क्या है। तो आई होप आप लोग ये सब समझ गए होंगे। जय हिंद, नमस्कार। और आप बस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना आपको अगर अच्छा लगे। अगर कुछ दिक्कत हो तो बिल्कुल बेशक आप बोल सकते हैं। धन्यवाद।